नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा भारतीय इतिहास के एक प्रश्न बैंक का, जो कि अरविंद भास्कर, पप्पू सिंह प्रजापत, भीम सिंह सैनी और कुलदीप फेनिन की ओर से आया है। ये इसका दूसरा एडिशन है। पिछले एडिशन इस प्रकार का कवर था, आपने देखा होगा, और लेखक एक बढ़ गए हैं इस बार। और बाकी इसमें क्या बदलाव आया है, किस प्रकार के नए प्रश्न इसमें ऐड किए हैं, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी कमियाँ क्या हैं, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये लेफ्ट साइड वाला पुराना एडिशन है, राइट साइड वाला नया एडिशन है। सिर्फ लेंथ में बिल्कुल मामूली सा फर्क है, नए के बराबर, बाकी लगभग वही साइज है। और पेज संख्या की बात करूं तो पहली वाली किताब में 880 थे, इसमें 1199 यानी 1200 के करीब पेज है। तकरीबन 300 पेज का या 320 पेज का इसके अंदर फर्क है, क्योंकि 2 टॉपिक नए ऐड किए गए हैं और हर टॉपिक में नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जो पिछले 2 साल के अंदर जो एग्जाम हुए हैं, कोई नेट का हो, सेट का हो, विभिन्न राज्यों में पीजीटी का एग्जाम हुआ और इस प्रकार के एग्जाम हो, उनके क्वेश्चन इसमें हर टॉपिक में ऐड किए गए हैं, तो पेज की संख्या बढ़ गई है। पेज क्वालिटी की मैं बात करूं तो पिछली बार की पेज में आपको थोड़ा सा, जो आप वार्म लाइट और ब्लूइश लाइट में जो अंतर समझते हैं ना, थोड़ा वार्म टाइप का था वो पेज, थोड़ा सा डाउनग्रेड मान सकते हैं। हालांकि प्रश्न बैंकों की मैं बात करूं, जो प्रश्न बैंक आते हैं विभिन्न पब्लिकेशन हाउस की ओर से, उनकी तुलना में इसका पेपर क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, या तो उनके बराबर या उनसे अच्छी है। अभी भी इसकी पेपर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन पिछली बार की तुलना में डिफरेंट है, ये आपको महसूस हो जाएगा यदि आपने पिछला प्रश्न बैंक इनका देखा हो। उसका पेज क्वालिटी थोड़ा सा इससे बेटर मुझे नजर आया। हो सकता है, मुझे कागज़ का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आंखों से देखने से या हाथ से छूने पे जो मुझे महसूस हुआ उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी पेपर क्वालिटी के बारे में इस किताब के अंदर कोई शिकायत नहीं है, अच्छी पेपर क्वालिटी है। एमआरपी की बात करूं तो पेज मैंने आपको बता दिया, लगभग 300-320 पेज एक्स्ट्रा है इसके अंदर। एमआरपी की बात करूं तो ये अभी आपको 699 इसका एमआरपी लिख रखा है, लेकिन ये आपको मिल रही है 525 प्लस ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो 50 रुपये आप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 650 रुपये के आसपास ये मिल रही है। ये वेरी कर सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे 600 में भी मिल सकती है, हो सकता है कहीं पर 20 रुपये कम में भी मिलती हो। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से इन्होंने प्रचार किया था अपनी किताबों का कि कहाँ से आप खरीद सकते हैं, वहाँ उन प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा तो 650 के करीब की ये मिल रही है, डिलीवरी चार्जेस सहित। लेखकों का परिचय यहाँ पर दिया गया है। एक लेखक भीम सिंह सैनी पिछली बार की तुलना में आपको एक्स्ट्रा दिखाई देंगे। किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। इंडेक्स में आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, प्राचीन इतिहास में स्रोत से लेकर प्रागैतिहास, आद्य इतिहास, सिंधु सभ्यता, वैदिक से लेकर सारे वो टॉपिक जो पहली बार थे इस बार भी इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। मध्यकालीन भारत के अंदर आपको एक टॉपिक मध्यकालीन प्रांतीय राज्य का एक्स्ट्रा दिखाई दे जाएगा, जहाँ पर आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। कुछ कुछ आपको राजपूतों से संबंधित प्रश्न मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में बाकी वही टॉपिक है। ये पिछली बार भी ऐसा ही था और इस बार भी ऐसा ही है कि जैसे दिल्ली सल्तनत है वो एक्साई इसके अंदर दे रखी है, मुगल साम्राज्य एक साथ दे रखा है। जैसे कई किताबों में आपने देखा होगा कि अकबर का अलग दिया रहता है, जहांगीर का अलग है, शाहजहां का अलग है ना, औरंगजेब का अलग है, उस प्रकार से इसमें नहीं है। ऐसे ही सल्तनत में किसी ने, जैसे खिलजी का अलग है, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, अलग अलग दिए होते हैं, उस प्रकार से नहीं है, एक साथ इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर दिया हुआ है। पहले भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसा ही था, इसलिए आपको ये छोटा दिखाई देता है कि मध्यकालीन भारत इसमें छोटा है। हालांकि मैं पेज संख्या भी आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे दिल्ली सल्तनत का ये जो टॉपिक है इसमें 100 से ज़्यादा पेज आ जाते हैं। फिर मुगल साम्राज्य का जो 1900 टॉपिक है इसमें भी 100 से ज़्यादा पेज आ जाते हैं। वैसे मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये जो प्राचीन इतिहास वाला है ये 536 पेज के अंदर दिया गया है। मध्यकाल है वो 356 पेज के अंदर दिया गया है, और आधुनिक है वो 306 पेज के अंदर इसमें दिया गया है। आधुनिक के अंदर आप आएंगे तो आपको एक टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेगा, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। चूंकि ये किताब पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के समय आई थी, उसके अंदर ये यूरोपीय शक्तियों का आगमन और मध्यकालीन प्रांतीय राज्य नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये टॉपिक इसके अंदर शामिल नहीं किए थे। अब चूंकि ये जरूरी टॉपिक है, जैसे राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आते हैं और भी स्टेट में काम आते हैं, जरूरी टॉपिक थे दोनों, तो ये इन्होंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। बाकी आपको इसके अंदर इंडेक्स में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 30 की जगह 32 टॉपिक हो गए। एक मध्यकाल में, एक आधुनिक में क्या शामिल किया है मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि प्रश्नों में किस प्रकार से बदलाव किया गया है। एक तो निश्चित ये तो तय होता है कि पिछले एडिशन की तुलना में नया एडिशन आया है, तो पिछले एडिशन की कुछ त्रुटियां जो विद्यार्थियों के द्वारा इंगित की गई होंगी या लेखक को स्वयं को मिली होंगी, वो उन्होंने इसमें दुरुस्त कर दी होंगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो नए क्वेश्चन ऐड हैं वो किस प्रकार से ऐड किए गए हैं। जैसे आप पिछली बार का पहला पेज निकालोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम दिखेगा, लेकिन प्राचीन के अंदर आप अधिकांश टॉपिक में आप देखेंगे तो आपको बाद में क्वेश्चन ऐड किए हुए मिलेंगे, यानी पहले से जो क्वेश्चन ऐड थे यहाँ पर ये थोड़ा सा इश्यू है इसके अंदर। सब पेज में नहीं है, शुरुआत के कुछ पेज में है जहाँ पर इसका जो मार्जिन है वो बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन इसमें प्रश्न कटा हुआ नहीं है, वो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं
कि पिछली बार आप देखेंगे तो लगभग यहाँ तक के क्वेश्चन आपको, तकरीबन यहाँ तक के क्वेश्चन, यहाँ ये देखिए जुड़वा टीला प्रणाली वाला लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। फिर उसके बाद में देखिए एनटी नेट जून 2023 का आ गया, ये जून 2023 का आ गया। ज़्यादातर नेट के प्रश्न इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। कुछ आपको दूसरे एग्जाम स्टेट के सेट के भी मिल जाएंगे, नेट 2022 के, नेट 2023 के देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। व्याख्या वगैरह ये ज़्यादातर इसमें कुछ में लिखा हुआ नहीं है, कुछ में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अधिकांशतः इनकी जो व्याख्या है वो अपनी जो इनकी किताबें आती हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत की, उसके आधार पर ये देते हैं। उसका नाम भी मेंशन किया हुआ रहता है, देख सकते हैं। नेट के आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको केवीएस पीजीटी के यहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे। ये देखिए केवीएस पीजीटी के, केवीएस पीजीटी एलडीसीई के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उस पेपर से उठा के यहाँ पे लगाए गए हैं। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2022 से पहले आई थी तो 2022 के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। एमपी सेट के शामिल कर दिए गए हैं। यूजीसी नेट 2021 के कुछ क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के शामिल कर दिए हैं। नेट में इंडियन कल्चर के क्वेश्चन आप इसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ राज्यों के, राजस्थान के, नेट के, सेट के, इस प्रकार के जो एग्जाम हुए, जैसे बिहार पीजीटी के यहाँ पर प्रश्न आ गए हैं। बिहार पीजीटी 2 बार हो चुकी है अभी पीछे, तो इसके क्वेश्चन इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन इन्होंने नए शामिल कर दिए हैं। ये टॉपिक बाय टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, किसी में 50 ऐड किए हैं तो किसी में 30 ऐड किए हैं तो किसी में हो सकता है 80 ऐड किए हों। मैंने गिने नहीं है अलग अलग, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मैं देख सकता हूं कि जैसे आप खुद ही सोच सकते हो कि 880 पेज की पीछे वाली किताब थी, 2 टॉपिक नए ऐड हो गए हैं, तो उन 2 टॉपिक का मिला के आप इसमें से जो उनकी पेज वगैरह जोड़ सकते हैं। तो फिर भी आप कम से कम मान के चलिए कि 10-10% पहले किसी में मान लीजिए कि 200 क्वेश्चन थे तो 220 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। लगभग 10% आप प्रश्नों की बढ़ोतरी इसके अंदर आप को निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया प्राचीन काल में कि आपको पहले वाले जो प्रश्न थे वो यूं के यूं मिलेंगे। फिर उसके पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या दिया गया है, मेरिट डिमेरिट पर या इसमें अच्छाइयाँ या कमियां में बाद में बात करेंगे। पहले क्या दिया है और पिछले से क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी जिनके पास पहले वाली है वो जानना चाहते हैं कि बदला क्या है। तो प्राचीन भारत में आपको सामान्यतः यही देखने को मिलेगा कि पहले जो क्वेश्चन थे उसके बाद में उन्होंने कुछ और क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। फिर मैं बात करूं मध्यकालीन भारत के अंदर, आप यहाँ पर आप आएंगे, जैसे मैं सल्तनत वगैरह खोल लेता हूँ, यहीं पर कहीं था, ये देखिए यहाँ पर आपको शुरू के अंदर, जैसे यहाँ पर नेट जून 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, 2022 का मिल गया, ये सल्तनत काल का ये टॉपिक है। तो इसमें शुरू में इन्होंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। देखिए नेट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पीजीटी के, केवीएस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हरियाणा पीजीटी का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जो भी इस दौरान हिंदी भाषी राज्यों में परीक्षाएं हुई हैं उनके संबंध में जो भी प्रश्न थे टॉपिक वाइज, उनको ऐड यहाँ पर किया गया है। देखिए अभी तक आप चल ही रहे हैं, ये नए क्वेश्चन हैं सारे इसके अंदर, ये सारे के सारे इसके अंदर नए प्रश्न हैं। लगभग यहाँ से आके आप देख सकते हैं कि पिछला शुरू हो जाता है, यहाँ से ये आगे के क्वेश्चन पहले भी दिए हुए थे, ये इतने क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक के अंदर नए ऐड कर दिए हैं। इस प्रकार से आपको मध्यकालीन भारत में हर टॉपिक के अंदर नए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया वो नया इन्होंने ऐड किया है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत जैसे यहाँ से इन्होंने शुरू किया है यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ये नया टॉपिक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको अलग दिख रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि ये फ़ॉन्ट साइज़ 1 ज़्यादा है, मतलब उसमें यदि इन्होंने 11 या 12 लिया है तो इसमें 12 या 13 है, एक फ़ॉन्ट साइज़ इसमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। पूरी जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह मुझे दिख रहा है, एक आध टॉपिक में हो सकता है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है फ़ॉन्ट साइज़। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नया है, ये नया टॉपिक है पूरा का पूरा, जो पिछली बार के एग्ज़ाम में नहीं था। फिर इसमें मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर तो ये मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ से दिखा दूँ मैं आपको। देखिए भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना, अब इसमें शुरुआत में क्वेश्चन ऐड है लेकिन इसमें पता चल जाता है कैसे कि जो, क्योंकि इसका मुझे लग रहा है कि आधुनिक जो इतिहास है वो पोर्शन अरविंद भास्कर जी का तैयार किया हुआ होगा, और उनकी एक अलग किताब भी आती है, सिर्फ मॉडर्न की किताब आती है उनकी, जिसमें एमसीक्यू दिए हुए होते हैं। तो उसमें उन्होंने जो लेआउट उसका लिया है वो एक पेज के 2 पार्ट करके नहीं, ऐसे लंबे वाला लिया हुआ है। तो शायद ये पहले से इसी प्रकार से क्वेश्चन टाइप थे, पिछली बार भी आपने देखा, और इनको इन्होंने दोबारा से टाइप करवा के इस प्रकार से 2 हिस्सों में नहीं किया है।
है ना। तो इसलिए आपको ये क्लियरली इसमें पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन नए ऐड किए हैं। जैसे यहाँ पर वैसे तो सन से भी पता चल जाता है, और वैसे इसका जो लिखने का तरीका है, इसको टाइप करने का तरीका, उससे भी पता चल जाता है। और जैसे ही ये ऐसा लंबा एक पेज, एक साइड में एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये पहले बार वाले क्वेश्चन जो पिछली एडिशन में थे वही दिए हुए हैं। तो इसमें शुरू में ऐड किए गए हैं, मध्यकाल में शुरू में ऐड हैं, प्राचीन में बाद में ऐड किए गए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्नों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्नों का स्तर तो जैसे आप कहेंगे तो मोस्टली आप देखेंगे कि पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और सेट, इस प्रकार के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलते हैं। आप प्रश्नों का स्तर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं विभिन्न राज्यों के पीजीटी के एग्ज़ाम, सेट के एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम, और मैंने शायद सारे नाम ले लिए होंगे। सेंटर के भी जो पीजीटी के एग्ज़ाम हैं वो इसके अंदर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। कहीं कहीं आपको ये जो आईएएस वगैरह, ये एनडीए, एनए, ये इस प्रकार के एग्ज़ाम हैं, ये आपको आधुनिक में देखने को मिलेंगे। मध्यकाल, प्राचीन में शायद इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इसका हर क्वेश्चन चेक कर लिया होगा, ये संभव नहीं हो पाता। 1200 पेज आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन एक ओवरऑल जो इसमें क्या बदलाव है, कैसे क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये तो बात हो गई कि चेंजेस क्या किए गए हैं। अब बात करते हैं कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बैंक हैं। जैसे मेरे पीछे ही देखूँ तो अभी कम से कम भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सिर्फ पीजीटी और नेट लेवल के लिखे हुए हैं। वैसे तो आईएएस के वगैरह के तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन बैंक मैं देखता रहता हूँ। लेकिन यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रकार के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो उस प्रकार के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक आइडिया आपको हो जाता है। व्याख्याओं के संबंध में व्याख्याएं अच्छी दी गई हैं। उन्होंने ज़्यादातर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी ही जो किताबें हैं उसी से व्याख्याएं यहाँ पर दी हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से आए, ऐसा प्रयास करने के चक्कर में कई बार व्याख्या थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ जाती है कुछ कुछ टॉपिक्स के अंदर। बाकी कोई इशू नहीं है। एक जो आप इसमें आपको लग सकता है, जैसे राजस्थान का पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, तो राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम का पेपर उतना जटिल नहीं आता जैसे DT+B का आता है या कुछ अन्य राज्यों में आता है। तो उसमें जब वो आप उस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो नेट वाले क्वेश्चन हैं वो देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत कठिन है। क्योंकि आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के लिए जिस प्रकार की किताबों से पढ़ते हैं, उस प्रकार की किताबों से नेट के सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे होंगे। और जब आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है या मेरी तैयारी ठीक नहीं है। तो इसका एक तो ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। जैसे राजस्थान आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, और उस एग्जाम के लेवल के ऊपर के जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको ज़्यादातर नेट के क्वेश्चन मिलेंगे या छत्तीसगढ़ प्रवक्ता वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत बार देखा कि वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ते जाएं, लेकिन उसमें मन में ये भावना न आने दें कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं मेरी किताबें पढ़ने के बाद में, तो मेरी तैयारी वीक है। आपकी तैयारी वीक नहीं है, वो क्वेश्चन ही ऐसे हैं, उनका स्तर ही ऐसा है कि जिस प्रकार की डिमांड राजस्थान के एग्जाम करते हैं वो उससे काफ़ी इतर है, यानी काफ़ी अलग है। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जैसे मैंने कुछ राज्यों में देखता हूँ, जैसे हिमाचल का पीजीटी का एग्ज़ाम होता है। हिमाचल में भी हिंदी भाषी राज्य है, तो बच्चे राजस्थान के लेखकों की किताबें पढ़ते हैं। तो वहाँ पर भी देखता हूँ मैं, या कुछ और भी राज्य हैं जहाँ पर पीजीटी के एग्जाम का स्तर काफ़ी मतलब आसान रहता है। तो वहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत होगी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत जटिलता लिए हुए होंगे, क्योंकि वो नेट के क्वेश्चन है, इसमें लेखक की गलती नहीं है। नेट के क्वेश्चन शामिल किए हैं या विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन उन्होंने शामिल किए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कठिन तो लगने ही हैं, क्योंकि नेट का तो आप स्तर जानते ही हैं। तो वो एक आपको याद रखना है पढ़ते समय कि नेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसमें घबराने की बात नहीं है। या फिर कुछ आप कोई दूसरा ऐसा प्रश्न बैंक ले सकते हैं जो आपके एग्जाम के स्तर को मैच करता हो, जो आसान हो, जिसमें नेट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं शामिल किए गए हों या नहीं शामिल किए गए हों, पीजीटी टीजीटी लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा शामिल किए गए हों। तो मेरा ये अब आपको राय रहेगी कि पीजीटी के एग्ज़ाम में यदि आपके स्टेट में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेट जैसा स्तर नहीं रहता, तो आप इसके नेट के क्वेश्चनों को स्किप कर सकते हैं, या पढ़ते समय उसमें ज़्यादा लोड मत लीजिए। मतलब उसको सरसरी तौर पर देख जाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि मुझे आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आप जो सोर्सेज पढ़ रहे हैं वो हो सकता है नेट के स्तर के नहीं हो, लेकिन आपके स्टेट के पीजीटी के एग्जाम को अच्छे से कवर करते हो, तो ये ध्यान रखें। बाकी टीजीटी वगैरह के लिए इस प्रकार की किताब में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी फिर जटिल हो जाती है। इतनी बड़ी सिर्फ आप इतिहास के लिए नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको कोई नॉर्मल छोटी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे और क्वेश्चन बैंक होते हैं, मुझे नाम लेने में भी कोई न तो शर्म आती है, न मुझे डर लगता है। जो
एक आपके यूथ पब्लिकेशन का चलता है क्वेश्चन बैंक, ठीक चलता है, घटना चक्र का चलता है, या इस प्रकार के अरिहंत का क्वेश्चन बैंक। अरिहंत के पीजीटी के वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आप देखेंगे कि वो टॉपिक वाइज नहीं आता। अभी कोई नया आ गया हो तो मुझे पता नहीं है, वो टॉपिक वाइज नहीं आता, ये टॉपिक वाइज आता है। घटना चक्र भी टॉपिक वाइज आता है, यूथ का भी टॉपिक वाइज आता है। तो सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं, लेकिन उसकी तुलना में इसमें प्रश्न ज़्यादा हैं, उनकी तुलना में उसमें संख्या ज़्यादा हो सकती है। संख्या बढ़ाना अलग बात है कि कहीं से आपने टीजीटी तक के भी क्वेश्चन उठा लिए, एग्जाम का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लिया, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो प्रश्नों का स्तर मैं कहूँगा कि पीजीटी, नेट, ये कंबाइंड आप तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार के एग्जाम की, तो आपको एक जगह अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं। गलतियों की मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ऐसी कोई किताब लिख ही नहीं सकता कि जिसके अंदर गलतियां नहीं हो। गलतियों को कम किया जा सकता है, प्रयास हर कोई करता है, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गलतियां हों। और जो आधुनिक ऐसा दौर है जिसके अंदर आप लेखकों से सोशल मीडिया पर जुड़े होते हैं, तो वो करेक्शन भी करवा देते हैं उसमें। कई विद्यार्थियों का फिर नीचे मैं कमेंट देखता हूँ, बहुत सारे लेखकों से मैं जुड़ा रहता हूँ, मैं सभी को नोटिस करता हूँ, चाहे वो कोई भी जो किताबें लिखते हों, मैं उनके देखता रहता हूँ कि विद्यार्थी क्या उनके बारे में कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो उनमें कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि आपकी किताब में ये गलती आ गई, तो वो गलतियाँ आप कभी काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रह ही जाती हैं। कितना भी प्रयास करें उनको कम किया जा सकता है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो यदि कोई लेखक उसमें करेक्शन करवा देता है तो वो कोई गलत बात नहीं है, उससे आपको पता चल जाता है। भाई मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर कितनी गलतियां हैं, मान लीजिए कि इस किताब में 100 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी क्या कर सकता है, वो पढ़ते पढ़ते समय 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाएगा कि जिसके अंदर उसको लगेगा कि ये गलत दिया हुआ है, या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 के पहुंच जाएंगे। लेकिन जब सैकड़ों या हज़ारों विद्यार्थी किताब को पढ़ते हैं तो किसी को कोई प्रश्न गलत नजर आ जाएगा, किसी को कोई गलत नजर आ जाएगा। तो धीरे 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 ऐसे प्रश्न निकल जाते हैं, 50 प्रश्न, 100 प्रश्न, 150 प्रश्न, जिसके अंदर कहीं पर कोई लिपि की त्रुटि रही हो, या कोई ऑप्शन गलत दे दिया गया हो, या कहीं व्याख्या में अंतर आ गया हो। तो वो लेखक यदि कोई भी ऐसा सही करवाता है तो एक अच्छी बात है। उसमें फिर एक विद्यार्थी देखता है कि इतने सारे क्वेश्चन गलत कैसे हो गए, तो वो बहुत सारे विद्यार्थियों के देखने के बाद में वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वो यदि किसी किताब में 5-10 हज़ार क्वेश्चन हो और उसमें से 50-100 क्वेश्चनों में यदि कोई करेक्शन करवाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है यदि कोई करवा देता है तो। अब बड़े प्रकाशक समूह हैं जिनको लेखक से जिनकी पहचान नहीं है, प्रकाशक समूह से जिनकी पहचान है, वो करेक्शन वगैरह करवाते ही नहीं, तो आपको पता नहीं चलता कि उसमें गलतियां हैं कि नहीं है, और आप मानते हैं कि उनमें गलतियां नहीं है। तो ऐसा कोई भी प्रकाशक समूह या कोई लेखक नहीं है जो ये दावा कर दे कि उसका एरर प्रूफ है। एरर प्रूफ प्रश्न बैंक नहीं बना करते, इतने बड़े बड़े गलतियां रह जाती हैं, लेकिन आपको समय समय पर उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखते रहा कीजिए कि जो लेखक है वो क्या बता रहे हैं, कोई करेक्शन करवा रहे हैं तो वो कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई किताब बहुत ज़्यादा गलतियां करे और मैं रिकमेंड कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़रूरत से ज़्यादा गलतियां या सामान्य से ज़्यादा गलतियां होती हैं तो वैसे किताब को मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करता, फिर वो नुकसान पहुंचा देती हैं। लेकिन नॉर्मल जो ह्यूमन एरर है या थोड़ी बहुत गलतियां जो कोई भी काम करेगा वो रह जाएंगी, उसको मैं ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करता। तो ओवरऑल प्रश्नों के लिहाज से पीजीटी, नेट, जेआरएफ इनकी कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रश्नों की ओल्ड क्वेश्चन के हिसाब से इसमें आपको नए प्रश्न देखने को नहीं मिलते। इसमें अधिकांश प्रश्न आपको सिर्फ एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, तो उनके लिए यदि आपको कोई किताब चाहिए तो ये निश्चित रूप से एक बढ़िया किताब है। प्रश्नों का एक अच्छा संकलन है, भारी है, समय लगेगा, बहुत सारे एग्जाम्स को के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं, खासतौर से नेट सेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो कहीं कहीं पीजीटी लेवल में आपको अपने स्तर के अनुसार इस किताब को यूज़ में लेना होगा। मतलब यूं का यूं इसको ग्रहण करने का या ये सोचने का कि मुझे यूं क्यों आ जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो उसमें आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना। तो ये था मेरा रिव्यू इस किताब के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।